संविदा नियम में चल रहा था, आपका सेक्शन 15 चल रहा था, आपका कोर्सन या प्रपीड़न या उत्पीड़न। इसमें आपका कोर्सन की परिभाषा बताई गई थी। फिर आपका कुछ पॉइंट जो महत्वपूर्ण आपको याद रखना है। आत्महत्या की धमकी देना कोर्सन माना जाएगा कि नहीं, तो आपका माना जाएगा, ये याद रखना है। फिर जो क्वेश्चन बनता है, अगर किसी व्यक्ति पर विधिक कोई बाध्यता है और उसको करवाने के लिए प्रेशर दिया जाता है, तो वह प्रपीड़न नहीं माना जाएगा। यानी कि सांविधिक बाध्यता या स्टेचुटरी ऑब्लिगेशन को आपका कोर्सन नहीं माना जाएगा। फिर जो पूछा जाता है, सही मुकदमा कायम करने की धमकी देना और झूठा मुकदमा कायम करने की धमकी देना, तो यहाँ सतर्क रहना है। अगर सही मुकदमा कायम करने की धमकी दी जाती है तो प्रपीड़न नहीं होगा, और झूठा मुकदमा कायम करने की धमकी दी जाती है तो प्रपीड़न होगा। इसको आप कोरिलेट करेंगे। और एक्सटॉर्शन या उद्यापन में जाकर पूछा जाता है पीसी में 383, वहाँ चाहे झूठा मुकदमा कायम करने की धमकी दी जाए या सही मुकदमा, दोनों को एक्सटॉर्शन या उद्यापन माना जाएगा। 383 जब आईपीसी चलेगी तो एक कई केस आते हैं। एक पादरी का केस महत्वपूर्ण है, जहां पादरी ने एक वेश्या से शारीरिक रिलेशन बनाया था। एक व्यक्ति यह जान गया था और ये सही बात को प्रचारित करने की धमकी देकर और पैसा मांगने लगा। तो बातें सही थी, और लेकिन फिर भी इसे क्या माना गया? एक्सटॉर्शन। भाई आपका पीसी में एक्सटॉर्शन कहा जाएगा। इसके बाद लास्ट में हमें देखना था, दो बातें अभी देखनी है। पहली बात आपका भारतीय विधि और देखिए, जो अब आपका आगे माने टेक्निकल क्वेश्चन बन सकता है, वह बन सकता है आपका डिफरेंस पूछा जा सकता है कि इंग्लिश विधि और भारतीय विधि में आपका अंतर क्या है। यानी कि इंग्लिश विधि और भारतीय विधि में अंतर बताइए। तो तीन अंतर महत्वपूर्ण है, और तब आपका इफेक्ट हम देखते हैं। देखिए, भारत में जो धमकी दी जा सकती है वह शरीर के प्रति भी हो सकती है, संपत्ति के प्रति भी, मन के प्रति भी, ख्याति के प्रति भी। यानी कि भारत में जो आपका छत की धमकी दी जा सकती है वह शरीर के प्रति भी हो सकती है, संपत्ति के प्रति भी, और मन के प्रति भी, और ख्याति के। लेकिन इंग्लैंड में इसका दायरा सीमित है, और इंग्लैंड में केवल शरीर के प्रति धमकी देकर अगर सम्मत पाई गई है तो उसी को कोर्सन कहा जाएगा। फिर एक बार इसको अच्छे से तैयार रखिए, क्योंकि आजकल कहाँ का नियम व्यापक है और कहाँ का सीमित है। आजकल ऐसा भी क्वेश्चन बन रहा है। तो भारत में व्यापक प्रावधान है और इंग्लैंड में आपका सीमित। फिर एक बार देखिए, पहला अंतर भारत और इंग्लैंड में ये रहा कोर्सन में, कि भारत में जो क्षति का भय दिखाया जाएगा या धमकी दी जाएगी वह शरीर के भी प्रति हो सकती है, संपत्ति जला देंगे, रोक देंगे इत्यादि हो सकता है, ख्याति के प्रति भी हो सकती हैं, और आपका मन के प्रति। लेकिन इंग्लैंड में दायरा सीमित है, धमकी का दायरा सीमित रखा गया है,
और केवल किसके प्रति धमकी प्रपीड़न माना जाएगा? शरीर। दूसरा देखिए, आपका भारत में धमकी किसी भी व्यक्ति द्वारा दी जा सकती है, पहला। और या तो यानी कि भारत में धमकी किसी भी व्यक्ति द्वारा दी जा सकती है, और आपका किसी भी व्यक्ति को दी जा सकती है, लेकिन इरादा ये है कि हम संविदा करने के लिए कंसेंट पाले। तो आइए आपका, जैसे ए ने धमकी दिया बी को कि तुम मुझसे करार करो नहीं तो जान से मार दिए जाओगे, तो ये धमकी पक्षकार को ही दी गई है। दूसरा उदाहरण, ए ने बी को धमकी नहीं दी, बी के पुत्र को धमकी दी कि अगर तुम्हारा पिता हमारे साथ संविदा नहीं करता तो मैं तुम्हें जान से मार दूंगा। तो यहाँ इस उदाहरण में धमकी पुत्र को दी गई और करार किससे कराया जा रहा है? उसके पिता से। तो भारत में धमकी आपका कोई भी व्यक्ति दे सकता है, या तो संविदा के पक्षकार को या किसी अन्य को, लेकिन इरादा क्या है कि दूसरे पक्षकार से करार के लिए क्या पालें? सम्मत। लेकिन इंग्लैंड में जिस व्यक्ति को धमकी दी जाती है वह व्यक्ति या तो संविदा का पक्षकार हो या उसका निजी रिश्तेदार हो, यानी कि उसके नजदीकी रिश्तेदार हो। अगर अन्य व्यक्तियों को धमकी दी जाती है तब ऐसी धमकी प्रपीड़न नहीं मानी जाएगी। यानी कि भारत में धमकी किसी भी व्यक्ति को, और इंग्लैंड में धमकी केवल किसको दी जाएगी? संविदा के पक्षकार या उसके निकट नातेदार। तीसरा अंतर आइए, भारत में धमकी किसी भी व्यक्ति द्वारा दी जा सकती है। अब जैसे कि ए बी से संविदा करना चाहता है, तो ए की ओर से एक व्यक्ति सी है जो बी को धमकी देता है कि हे बी, अगर तुम ए से संविदा नहीं करोगे तो मैं तुम्हें जान से मार दूंगा। तो भारत में ये जो बी को धमकी दी गई, ये संविदा के पक्षकार ए ने नहीं दिया, बल्कि थर्ड पर्सन किसने दिया? सी ने। लेकिन इंग्लैंड में धमकी संविदा के पक्षकार द्वारा दी जानी चाहिए। यानी कि अगर ए बी से संविदा करना चाहता है तो धमकी कौन देगा इंग्लैंड में? केवल ए। अगर ए के अलावा दूसरा व्यक्ति बी को धमकी देता है तो ये इंग्लैंड में कोर्सन नहीं माना जाएगा। तो किसका एरिया आपका वाइड है, किसका नैरो है, ये भी आजकल पूछा जा रहा है। तो भारत में दायरा व्यापक है और इंग्लैंड में क्या है? सीमित। अब आइए प्रपीड़न का प्रभाव देखा जाए। कोर्सन का प्रभाव आपका सेक्शन 19 में दिया गया है, और आपका प्रभाव ये होगा कि ऐसी संविदा उस पक्षकार के विकल्प पर, ऑप्शन पर वाइडेबल होगी, शून्यकर्णी होगी, जिसकी सम्मति प्रपीड़न द्वारा प्राप्त की गई है। यानी कि प्रपीड़न का इफेक्ट की धारा में दिया गया है। तो आपका जवाब रहेगा 1619 में दिया गया है। प्रभाव क्या होता है? प्रपीड़न द्वारा कारित संविदा शून्य होती है कि शून्यकरणीय होती है? तो शून्यकरणीय होती है। कितने पक्षकारों को विकल्प मिलेगा? दोनों पक्षकार को कि एक पक्षकार को? एक पक्षकार को। क्या मिलेगा? या तो वह शांत रहे या कोर्ट में जाकर इस संविदा को क्या घोषित कराए। सुन, एक उदाहरण देखिए भाई आपका, ए ने बी को जान से मारने की धमकी देकर संविदा कराई। तो बताइए किसकी सम्मत प्रपीड़न द्वारा प्राप्त की गई है? बी की। तो इसको ही विकल्प रहेगा। तो जैसे ही विकल्प आए तो ये मान के चलिए कि वह कॉन्ट्रैक्ट क्या है? वाइडेबल।
ए बी को पहला विकल्प है कि संविदा को प्रवर्तित कराए, लागू कराए, या दूसरा बी के पास एक विकल्प है कि कोर्ट का दरवाजा खटखटाकर ये कहे कि हमारी कंसेंट फ्री नहीं थी, हमें धमकाया गया, हमारी सम्मत ली गई, हमारी जो सम्मत थी वह स्वतंत्र नहीं थी, अतः न्यायालय इस संविदा को क्या घोषित करे, सुन शून्य घोषित करे। शून्य करने में मांग की जाती है कि शून्य घोषित करिए। देखिए फिर से एक बार भाई, शून्यकरणीय संविदा जो बिहार का क्वेश्चन है तब तक वैलिड होती हैं, तब तक वैध होती हैं जब तक न्यायालय ऐसी संविदा को वाइड या शून्य घोषित न कर दे। शून्यकरणीय संविदा तब तक वैध होती है, याद रखिए, जब तक न्यायालय द्वारा इसे शून्य घोषित न कर दिया जाए। तो शून्यकरणीय शून्य घोषित होते हैं बाद में, लेकिन किसके द्वारा? तो शून्यकरणीय मतलब विकल्प रहता है, या तो उसको लागू करवाए एक पक्षकार या जाकर कोर्ट में क्या करवाए, रद्द। तो बताइए कौन किसको इसमें विकल्प मिल रहा है? जिसकी सम्मति प्रपीड़न द्वारा प्राप्त की गई। ये 19 के बाद आपका 64 पढ़ना है। मान लीजिए डी की सम्मत स्वतंत्र नहीं थी, धमकी देकर पाई गई थी, बी ने अपना मकान ए को बेचा था, 5 लाख रुपया लिया था। अब समस्या ये आई कि बी के विकल्प पर जो वाइडेबल कॉन्ट्रैक्ट है न्यायालय ने उसे क्या घोषित कर दिया बी के मुकदमा करने पर, सुन। तो सेक्शन 64 अप्लाई करना है कि जब कोई शून्यकरणीय संविदा शून्य घोषित की जाती है तो उस संविदा से जो पक्षकार लाभ पाया है उस लाभ को वापस करवाया जाएगा। तो बी कितना लाभ पाया था? 5 लाख। तो ये 5 लाख किसको वापस कराया जाएगा? ए को। ये कौन सा सेक्शन है? 64। अब आइए, आपका प्रपीड़न समाप्त हो गया, तो आइए अब पढ़ा जाए सेक्शन 16। धारा 16 देखा जाए, 16 से भी क्वेश्चन बनता है, अच्छा क्वेश्चन 16 से बनता है और समस्यात्मक प्रश्न भी बनते हैं। अब जब भी 16 पढ़िए तो आपका कौन कौन सेक्शन पहले पढ़ना है ये देखा जाए। जब भी आप 16 पढ़िए, पिछले बार हमेशा पूछा जा रहा है, देखिए कौन कौन सेक्शन ऐड करना है भाई। एक तो सेक्शन 16 पढ़ना है, इसका जो इफेक्ट दिया गया है, प्रभाव दिया गया है, 19A में दिया गया है, यानी कि आपका 19A पढ़ना पड़ेगा। फिर आपका, चूंकि ये संविदा भी शून्यकरणीय होती है, तो फिर इसके लिए लाभ की वापसी में 64 पढ़ना पड़ेगा। और इसी के साथ एक एविडेंस की और धारा पढ़नी आपको, वह आपका साक्ष्य अधिनियम की धारा 111 पढ़ना है, यानी कि 111, जहाँ की प्रिजम्पशन किया जाता है, अनुमान लगाया जाता है, कल्पना की जाती है। अब क्या कल्पना की जाएगी बताया जाएगा, यानी कि 111 भी पढ़ना है, ये भी याद रखिए। और जब भी असम्यक असर पढ़िए तो कम से कम 2 लीडिंग केस पढ़िए जो बार बार बिहार और यूपी में आ रहा है। वह लीडिंग केस है आपका जो पूछा जाता है, वह आपका अलकार्ड बनाम स्किनर, अलकार्ड वर्सेज स्किनर का केस। देखिए ये केस आपका कहाँ कहाँ से रिलेटेड है, आपका ये देखना है। 2 एंगल से इस केस को पढ़िएगा। बिहार में कई बार रिपीट किया, यूपी में भी आ चुका है, रिपीटेड क्वेश्चन है। अलकार्ड वर्सेज स्किनर का केस अगर आपका संविदा अधिनियम में दे तो आप सेक्शन 16 मारिएगा, अनड्यू एंड इन्फ्लुएंस मारिएगा,
अर्थात अनुचित प्रभाव या बुरा प्रभाव या असम्यक असर या गलत प्रभाव। अगर आए कॉन्ट्रैक्ट में यही केस अगर आपका टीपीए में आए तो टीपीए में आपका हिबा या गिफ्ट या दान मारना है, फिर पूछ ले कि ये जो केस हैं किससे संबंधित हैं, तो स्वतंत्र सम्मत से संबंधित हैं, यानी कि स्वतंत्र सम्मत थी कि नहीं। आइए देखा जाए। एक उदाहरण पहले देखिए। ए गुरु है और बी चेला है। ए ने अपने चेले की इच्छा को दबाया और चेले की इच्छा से दबाकर अनुचित फायदा उठाया, अनजस्ट आपका बेनिफिट उठाया, अनुचित लाभ उठाया। तो ऐसी दशा में चेला ने अपनी संपत्ति गुरु को दान में दे दी। तो दोनों से कैसे रिलेटेड है? पहला आपका टीपीए से इसलिए रिलेटेड है कि दान में जो दाता की सम्मति होनी चाहिए वो क्या होना चाहिए? फ्री, स्वतंत्र होना चाहिए। अर्थात दाता अपनी स्वतंत्र सम्मति से दान दे। तो चेले ने दान दिया था गुरु को, लेकिन स्वतंत्र सम्मत नहीं थी, क्योंकि चेले की इच्छा को गुरु ने क्या किया था? डोमिनेट। अभी बताया जाएगा, शब्द सा बताया जाएगा, अभी तो भूमिका हो जाए। इसके बाद आपका दूसरा ये असम्यक असर से संबंधित है, क्योंकि गुरु चेला का रिलेशन ही ऐसा है जहाँ की गुरु इस हैसियत में है कि चेले की इच्छा को डोमिनेट कर दे, दबा दे, कुचल दे। तो आइए आपका असम्यक असर देखा जाए। असम्यक असर की अभी सामान्य बातें चल रही हैं, बेरेक्ट अभी शुरू किया जाएगा, तमाम टेक्निकल क्वेश्चन है। असम्यक असर का मतलब ये हुआ कि जब दो संविदा के दो पक्षकारों में से एक पक्षकार की हैसियत या स्टेटस या जब संविदा के दो पक्षकारों में से एक पक्षकार की जो स्थिति है वह आपका ऐसी है कि वह दूसरे पक्षकार की इच्छा को, डिजायर को, विल को डोमिनेट कर सकता है, कुचल सकता है। और कुचला, ये नहीं कि नहीं, उस स्थिति का फायदा उठाकर कुचल दिया। और कुचल कर कैसा फायदा उठाया है? सही कि गलत? गलत। तो ऐसी संविदा असम्यक असर से उत्प्रेरित कही जाएगी। ये पहला नियम किस सेक्शन में? 16 में। अब आपको दूसरा नियम ये देखना है कि आखिर जब आपका प्रपीड़न का, असम्यक असर का, कपट का, मिथ्या व्यपदेशन का सबका प्रभाव आपका 19 में पहले से दिया गया था, तो असम्यक असर का प्रभाव के लिए अलग सेक्शन क्यों जोड़ना पड़ा? यानी कि अलग सेक्शन 19A क्यों जोड़ा गया? तो अगला प्री का ही क्वेश्चन, असम्यक असर का प्रभाव किस सेक्शन में? तो 19A में। भाई 16 को किससे जोड़ेंगे? अब रटिए, ये 19 से कब जोड़ी गई, क्यों जोड़ी गई, डिटेल में वहां बताया जाएगा। लेकिन कम से कम शुरुआती दौर में याद रखिए 1899 में जोड़ी गई। और क्यों जोड़ी गई? तो ऋणदाताओं के लिए जोड़ी गई। अब देखिए आपका होता क्या था। मान लीजिए ए साहूकार है, बी एक गरीब आदमी है, आपका पैसा नहीं है, तो साहूकार जो था बी की इच्छा को दबा देता था और दबा के 100% ब्याज पर, 50% ब्याज पर धन उधार दे देते थे। बाद में जो उधार लिया था कोर्ट जाता था, तो कोर्ट अब ये था कि पूरी संविदा को रद्द करता था और साहूकार को भी कुछ नहीं मिल पाता था। तो अब आपका ये जोड़ा गया कि न्यायालय सशर्त संविदा को निरस्त कर सकता है। इसका मतलब एक लाइन में हुआ कि जो व्यक्ति पैसा उधार लिया है
वह व्यक्ति मूलधन वापस करे महाजन को और 100% ब्याज लिखा है तो न्यायालय जो उचित ब्याज हो दिलवाता था 5%, 6%, 7%, लेकिन 100% को क्या कर देता था, रद्द। ये आपका बताया जाएगा। मैंने साहूकारों के बारे में नियम के लिए जोड़ी गई, उसका इतिहास हम बताएंगे। इसी के साथ आपका जो धारा 16 की निचली लाइन है उसको पहले कवर करिए, थोड़ा एकदम निचली लाइन से उठाया जाएगा, इलस्ट्रेशन भी कुछ आएंगे। निचली लाइन ये कहती है कि इस धारा की कोई बात, इस धारा माने सेक्शन 16 की कोई बात आपका एविडेंस की धारा 111 पर प्रभाव डालने वाली समझी जाएगी कि नहीं समझी जाएगी, नहीं समझी जाएगी। अब आखिर 111 में है क्या, अब दो लाइन यही निपटाना है। देखिए आपका 111 में प्रिजम्पशन के बारे में है, उपधारणा के बारे में है। तो आइए पहले एक उदाहरण देखिए। ए गुरु है और बी चेला है। बी से गुरु ने संपत्ति खरीदी और आपका संपत्ति खरीदी और चेले के इच्छा को दबा दिया था। तो आप बताइए सबूत का भार किस पर होगा कि वह साबित करे कि ये संविदा अनुचित प्रभाव या अनड्यू इन्फ्लुएंस से कारित की गई थी, चेले पर होगा कि गुरु पर, चेले पर। तो ये जो सबूत का भार है, एविडेंस आप लोग पढ़ रहे हैं क्रैश कोर्स में, एक जोड़ कर जाइएगा 101, यानी कि भारतीय साक्ष्य अधिनियम की कौन सी धारा, 101। ये जो सबूत का भार है यानी कि बर्डन ऑफ प्रूफ है, आपका जो दायित्व है सामान्यतः बदलता नहीं है, ये एक जगह स्थिर रहता है। लेकिन धारा 106 इसका एक्सेप्शन है जो बार बार पूछी जाती है, रेस एप्सिलॉन क्विटर, यानी कि घटना अपनी कहानी स्वयं करती है, प्रत्यक्षम किम प्रमाणम, यानी कि आपका मैक्सिम भी, और टिकट वाला उदाहरण भी। यानी कि आपका इसका मतलब ये हुआ कि कुछ उपधारणाएं भी इसका अपवाद हैं, वो अलग बात है। कुछ मामले ऐसे हैं जहां की सबूत का भार किस पर शिफ्ट हो जाएगा, गुरु पर। तो अब 111 अब सही रहेगा समझाना। 111 ये कहती है एविडेंस की कि अगर ट्रांजैक्शन या संव्यवहार को देखने से ही, देखने मतलब कि आपका प्राइमा फेसाई पढ़ने से ही ये लगता है कि ये जो संव्यवहार हैं वह अंतर चेतना, अंतर आत्मा या गुड कंसेंस के या अंतर आत्मा के विरुद्ध हैं या लोकात्मा के विरुद्ध हैं। यानी कि कोई किसी व्यक्ति से पूछा जाए कि क्या कोई व्यक्ति ऐसा संव्यवहार करता, तो उसकी अंतरात्मा यही कहती कि नहीं नहीं ऐसा तो कोई भाई करार क्या करेगा, नहीं करेगा। तो न्यायालय आपका ये प्रिज्यूम करेगा, उपधारणा करेगा कि चेले की सम्मति गुरु ने भैया असम्यक असर द्वारा ली है। अब सबूत का भार किस पर चला जाएगा, गुरु पर, कि गुरु साबित करे कि चेले की समझ क्या है स्वतंत्र। नाले ये अनुमान लगा लेगा, लगा सकेगा नहीं, लगाएगा। का मतलब बात है कि विवेक, हाँ लगाएगा कि चेले की सम्मत स्वतंत्र नहीं थी। अब सम्मत स्वतंत्र थी, इस बात को साबित करना किस पर चला जाएगा, ए पर। यानी कि 111 इसलिए पढ़ना है कि वहां प्रिजम्पशन के बारे में दिया गया है, चेले के पक्ष में उपधारणा की जाएगी और किसके विरोध में की गई, गुरु के, और जिसके विरोध में की जाएगी
अब बर्डन ऑफ प्रूफ क्या होगा, उस पर शिफ्ट हो जाएगा। तो एविडेंस में चलेगा, बहुत डिटेल में पढ़ाना पड़ेगा। आपका 101 से टेक्निकल क्वेश्चन ज़्यादा आते हैं, लेकिन आपका उधर की स्पीड में धाराएं भी बढ़ती हैं। 55 तक आधा समय लग जाता है एविडेंस का, जैसे कॉन्ट्रैक्ट में है। 30 तक आपका आधा समय लगता है। जैसे 30 से आगे बढ़ेंगे, कैसे धाराएं 75 पहुंच गई 5-6 दिन में पता ही नहीं लगता, क्योंकि उधर की धारा का देखिए, आपका अब बेयर एक्ट तोड़ा जाए, सामान्य बातें आपका हो गई। एक आपका जो बिहार में क्वेश्चन बना था, वह ये बता दिया जाए, कई बार मैं बताया हूँ कि गुरु चेले के बीच संविदा किस सेक्शन में आएगी, तो आपका 16 में। किस मामले में, असम्यक असर। आपका डायरेक्ट जो मैं उदाहरण गुरु चेला का बताता हूँ, आपका कह सकते हैं कि वही उदाहरण ही दे दिया था, तो गुरु चेला पर एक और उदाहरण बता दिया जाए और तब बैरक शुरू किया जाए। 16 का सामान्य बातें लगभग हो गई। गुरु चेला पर जो उदाहरण दिया जाता है, वह आपका तो हमेशा चेला गुरु से एक कदम आगे रहता है, चाहे फैशन में हो, चाहे पहनावे में हो, और चाहे शौक में हो। गुरु अपना चेला को आगे बढ़ाने के लिए समय लगा देते हैं, और चेला एक कदम गुरु से क्या रहता है, आगे। तो भाई ये हम नहीं बता रहे, ये क्वेश्चन ही बना है। क्वेश्चन ये बना था कि हेंस जूरिस्प्रूडेंस में बना है कि हेंस केल्सन किस से एक कदम आगे माने जाते हैं, तो उसके गुरु से। तो गुरु कौन थे, आस्टिन। लेकिन आपका कभी काल चेला गुरु की बात नहीं मानता, तो फंस भी जाता है, और जब फंसता है गला, तो याद आते हैं गुरु। जैसे कि आपका एपीओ में, आपका बिहार एपीओ में कई लोगों को, 5-6 सीनियरों को जो पढ़ते थे, थोड़ा घमंड हो गया था कि हम सर से भी ज़्यादा जान गए हैं, सर तो हम से पूछ कर पढ़ाते हैं। उसके बाद से उन लोगों का प्री नहीं निकला, यानी कि किसी का 3 नंबर, किसी का 4 नंबर से रुक गया, तो आकर शरणागत हो गए कि हम भी पढ़ेंगे, रिवीजन करेंगे, कैसे मुंह दिखाएं कोचिंग में। तो हुआ कि मुंह क्या दिखाना है, भीड़ थोड़े बढ़ाना है। आप ऑनलाइन पढ़िए, और कहाँ पढ़िए, बैठ कर पढ़िए, आराम से पढ़िए। तो भाई आराम से पढ़ा जा सकता है, लेकिन ये सही बात है कि ऑफलाइन का विकल्प ऑनलाइन नहीं हो सकता। वो मजबूरी वालों के लिए है। ये जो यहाँ आप जो अस्थिर होकर समझेंगे, मोबाइल पर नहीं समझ पाएंगे। किसी का फोन आ गया, तो कोई काम पड़ गया, तो वीडियो छोड़कर क्या करिए। और अगर घर में है और कोई बोल दिया कि आओ चाय बनाओ, चाय की चुस्की लेना है, और उसी में आप लाइव क्लास देख रहे हैं, तो इतना महत्वपूर्ण है, बाद में वीडियो देख लेना, तो बाद वाला बात का ही हो जाता है। तो यही आपका प्रतिष्ठानपुर का उदाहरण है। क्योंकि भाई आपका एपी वाले बैच में तो उदाहरण कम चलते हैं, क्योंकि प्रेशर ज़्यादा है। लेकिन जे वाले में अभी चल सकता है, लेकिन एग्जाम आ जाएगा तो आप खुद देखिए, एपी वाले बैच में उदाहरण एकदम कम कर दिए गए हैं। उदाहरण भी दिए जा रहे हैं, तो किसके लिए, समझाने के लिए कि हाँ, जैसे कि आपका 1.25 लाख और 1 लाख दिया गया, मरा हुआ सांप, वो समझाने के लिए दिया गया। लेकिन यहाँ उदाहरण अभी दिया जा सकता है। आपका प्रतिष्ठानपुर यानी कि झूसी का ही मामला है। वहाँ आपका कहावत है कि अंधेर नगरी चौपट राजा, और टके शेर भाजी टके शेर खाजा। इसका मतलब कि राजा को भी कुछ नहीं दिखाई देता था, अंधेर नगरी थी, सभी सामानों की कीमत एक समान थी।
यानी कि सोना भी उतना, आलू भी उतना, प्याज भी उतना और दही भी उतना ही। अब समस्या देखिए क्या आई। तो एक चेला गया, गुरु भी गए। चेला बहुत लालची था खाने का, यानी कि पेटू था, और कहा कि यहाँ तो भरपूर भोजन मिलेगा, हम गुरुजी यहीं रहेंगे। तो गुरुजी ने समझाया कि यहाँ रहना खतरा है, तुम हमारे साथ चलो। लेकिन चेला नहीं माना। तो गुरु ने कहा कि रहो यहाँ, हम जा रहे हैं, लेकिन जब भी फंसना, जब भी आवश्यकता पड़े, क्या करना, हमें बुलाना। तो चलता रहा, चेला खाकर खूब मोटा ताजा हो गया आपका। तब तक एक दिन क्या हुआ कि एक दीवार गिर गई और दो तीन बकरियां मर गई। तो राजा के पास बकरी वाला गया कि हमारी बकरी मरी है, जो दीवार बनाया है उसे क्या किया जाए, सजा दिया। मिस्त्री को बुलाया गया, क्यों तुमने दीवार कमजोर बनाई। तो कहा कि जो लेबर थे ये सीमेंट ही कम डाले, हमने कहाँ बनाया। तो लेबरों को बुलाया जाए। लेबरों को दंड दिया गया, मृत्यु दंड। लेबर सिरकंडी थे, सिरकंडी समझ रहे हैं कि नहीं, बहुत दुबले पतले थे, यानी कि बहुत दुबले पतले थे। अब आपका फंडा डाला गया लेबर के गले में, तो फंदा बड़ा था और उसका गला छोटा था। तो राजा ने सोचा कि बकरी मरी है, इस जुर्म में, इस गुनाह में, इस अपराध में, इस क्राइम में किसी न किसी को तो फांसी पर चढ़ाया ही जाएगा। तो जाओ सब खोज कर ऐसा लाओ आदमी, पहरेदारों से कहा, कि जिसके गले में ये रस्सी क्या हो जाए, बिल्कुल फिट हो जाए। तो वहीं चेला अपना खा पी के पड़ा था। पहरेदार गए, चेले को लाए। तब चेले को कौन याद आए, गुरु। तो गुरु प्रकट हो गए। पहले भी, पहले लोग आपका अंतर ध्यान से प्रकट हो जाते थे, जैसे फिल्मों में देखे होंगे, धारावाहिकों में। तो प्रकट हुए गुरु। गुरु चेला कान में फुसफुसाए और तत्पश्चात आपका दोनों आपस में ही झगड़ गए। झगड़े क्या, नौटंकी किए, दिखावा किए। गुरु कह रहा है मैं फांसी पर चढ़ूंगा, चेला कह रहा है मैं चढ़ूंगा। तो राजा सोचा क्या हुआ। तो राजा ने पूछा कि क्या गुरुजी क्यों आप चढ़ेंगे, चेला के गले में रस्सी का फंदा बैठ रहा है। तो गुरु ने कहा कि ये जो शुभ मुहूर्त है, इस मुहूर्त में जो भी मरेगा सीधे स्वर्ग में जाएगा। तो राजा ने कहा कि हम पाप किए हैं, हम ही मर जाए और कहाँ पहुंच जाए खेल में आपका। तो बहुत तेजी से तैयारी हुई। राजा फांसी का फंदा राजा के गले में डाला गया और राजा को क्या किया गया, लटका दिया गया। और जनता को ऐसे मूर्ख राजा से क्या मिला, निजात। तो ये गुरु अंत में याद आते हैं, यानी कि परीक्षा के समय कौन याद आते हैं। इस समय तमाम माने कोचिंगें खुली हैं, रोज सोशल मीडिया पर हम देख रहे हैं, व्हाट्सएप पर आता रहता है तमाम ग्रुपों में, ये कोचिंग तो वो कोचिंग, और खूब वीडियो भेजा जा रहा है। यहाँ तो एक भी वीडियो नहीं जा रहा, हम भी सोच रहे हैं दो चार वीडियो क्या करें, यानी कि बहती गंगा में क्या धो लीजिए तो आगे देखिए, अब तो असमय कसर आ ही जाएगा, बुरा प्रभाव अब आ जाएगा आसानी से। देखिए भाई, धारा 16 में आपका 3 खंड दिए गए, पहले खंड सा तोड़ा जाता है। पहला खंड आपका परिभाषा खंड है, सामान्य बात है कि असम्यक असर क्या है। दूसरा जो क्लास होगा वह कुछ रिलेशन की बात करेगा, कुछ संबंधों की बात करेगा, कि कब ये माना जाएगा कि एक पार्टी दूसरे पार्टी की डिजायर को क्या कर सकती है, डोमिनेट। और तीसरा आपका उपधारणा पर आधारित है, यानी कि आपका प्रिजम्पशन पर है। तो तीसरे क्लास को 111 एविडेंस से जोड़कर पढ़ा जाता है, लेकिन दोनों में थोड़ा अंतर है, ये नहीं कि नहीं अंतर। 111 व्यापक है और तीसरा खंड आपका क्या रहेगा, दायरा सीमित।
तो आइए अब पहले खंड से शुरू किया जाए, लेकिन बंटवारा कर लीजिएगा। असम्यक कसर खंड 1 में संबंध कैसे पाए जाएंगे, यानी कि ये कहाँ दिया रहेगा खंड 2 में, और आपका प्रिजम्पशन कहाँ दिया रहेगा 3 में। तो एक एक शब्द सब चलिए, अभी तो पहला दूसरा खंड में ही समझ ले। देखिए पहला खंड हम शुरू कर रहे हैं। संविदा असम्यक असर द्वारा उत्प्रेरित कही जाती हैं, जहाँ की पक्षकारों के बीच, तो कुछ तो पक्षकार बनाइए तब तो आगे बढ़ा जाए। जहाँ की पक्षकारों के बीच, तो संविदा के पक्षकार हम क्या बना लिए, ए बी। पक्षकारों के बीच विद्यमान संबंध ऐसे हैं, यानी कि पक्षकारों के बीच विद्यमान एग्जिस्ट कहा जाता है, विद्यमान संबंध भाई ऐसे हैं, यानी कि कैसे हैं आगे बताया गया है। उनमें से एक पक्षकार दूसरे की डिजायर या इच्छा को अधिशासित करने की स्थिति में है, यानी कि एक पक्षकार दूसरे पक्षकार की इच्छा को आपका क्या करने की हैसियत या स्टेटस या परिस्थिति रखता है, इच्छा को अधिशासित करने। अधिशासित मने डोमिनेट करना, डोमिनेट करना मने कुचल देना, कुचल देना मतलब कि इच्छा को क्या करना, दबा देना। अगला शब्द देखिए। और उस स्थिति का उपयोग उस दूसरे पक्षकार से और जो फायदा अभिप्राप्त करने के लिए करता है, यानी कि केवल हैसियत से नहीं हो जाएगा, उस हैसियत का एक पक्षकार ने क्या किया है, प्रयोग किया है, और प्रयोग करके कैसा बेनिफिट उठाया है, अनफेयर की फेयर। तो भाई आवश्यक तत्व तोड़ लीजिए असम्यक असर का। भाई आपका पहला आवश्यक तत्व हो गया कि पक्षकारों का संबंध, आपका माने पक्षकारों के बीच विद्यमान संबंध हो। विद्यमान संबंध ऐसा हो जिसमें कि एक पक्षकार दूसरे की इच्छा को क्या करता हो, दबाने की क्या रखता हो, और उस इच्छा को क्या किया हो, और दबाकर कैसा फायदा उठाया हो, अनजस्ट। तो हम कहेंगे कि ये संविदा किससे प्रभावित है, असम्यक असर। अब जहां तक आपका पक्षकारों की बात है, थोड़ा समझना अच्छे से इसको भी। पहला ये है कि आपका पक्षकारों के बीच विद्यमान संबंध, यानी कि ये जो और ये जो फायदा उठाया गया है संविदा द्वारा, ये कब उठाया गया हो, जब वे लोग संबंध में थे कि संबंध विच्छेद हो गया था, बताइए। हाँ, विद्यमान संबंध मतलब क्या, एग्जिस्ट करता हो, ये भी पकड़ना है। यानी कि आपका जैसे कि गुरु चेला है, तो जब चेला गुरु को नहीं माना था तब, कि जब चेला गुरु को अपना गुरु मान लिया तब, कि गुरु को छोड़ दिया तब। कब संविदा हुई हो, जब गुरु मान लिया, यानी कि चेला रहने के दौरान। चेलाबाजी छोड़ दिया तब नहीं। तो आपका चेला भी बहुत खतरनाक होते हैं, और गुरु तो होते ही हैं। गुरु से एक कदम हमेशा आगे चला रहता है। आपका मैं उदाहरण एक दूसरा बताया जाए, और बाबा का उदाहरण, यही मठ का उदाहरण, अब पूरा मीडिया बाजी हुई। आपका यही गिरि जी जो बाबा थे, आपका आत्महत्या कर लिए, आत्महत्या किए, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन जो चेला था वहीं एक्सट्रासन पर लग गया कि बाबा आपका वीडियो हमारे हाथ लगा है, 2 करोड़ दे दीजिए, उत्तराखंड में पेट्रोल पंप खोलना है, और नहीं तो ये वीडियो हम आपको दिखा दे रहे हैं मोबाइल से, और हम क्या करेंगे वह यूट्यूब और इत्यादि पर वायरल। ये शुद्ध रूप से क्या माना जाएगा, एक्सटॉर्शन भाई। और बाबा सत्ते में आ गए कि अब क्या होगा। तो अलग बात है, तमाम लोग भाई अनैतिक कार्य करते हैं, पकड़ में नहीं आते, वो अलग बात है।
लेकिन जिन पर समाज की जिम्मेदारी है, जिनको लोग सम्मान करके पूछते हैं, अगर वे ही लोग ये काम करने लगे तो एक बुरा समाज में मैसेज भी जाता है। और बाबा का लोग पैर छूते थे, अब थू थू करने लगे। तो इस बात में कोई शक नहीं है कि बाबा ने ऐसा काम किया, फर्जी वीडियो नहीं था। वो अलग बात है कि चेला उसका क्या करने लगा, मिस। और चेला रंगीन निकला और बाबा क्या निकले, यानी बाबा से भी एक कदम आगे चला था। अब तो जेल में अलग बात है। तो आपका यानी कि फिर एक बार इसको समझिए तब आगे बढ़ा जाए। पक्षकारों के बीच विद्यमान संबंध ऐसा होना चाहिए, मैंने पक्षकारों के बीच विद्यमान संबंध ऐसा हो जिसमें कि एक पक्षकार दूसरे पक्षकार की इच्छा को क्या कर सकता हो, दबा सकता हो। और उस हैसियत का पहले पक्षकार ने फायदा उठाकर दूसरे की इच्छा को क्या किया, दबाया। और दबाकर उचित फायदा नहीं उठाया बल्कि कैसे उठाया, अनुचित। अब कौन से ऐसे रिलेशन हैं जहां की ये माना जाएगा कि एक पक्षकार दूसरे पक्षकार की इच्छा को दबाने की हैसियत रखता है। इसके लिए कुछ संबंधों का उल्लेख खंड 2 में किया गया है। खंड 1 व्यापक है, खंड 1 का ही स्पेसिफिक रूप खंड 2 में है। तो कौन कौन से संबंध हैं, पहले खंड 2 पढ़ लिया जाए और तब 8-10 रिलेशन बताना है। और आपको भी बताना है कि क्या ये रिलेशन में एक पक्षकार दूसरे को इच्छा को दबा सकता है कि नहीं। तो देखिए खंड 2 बेअक्ष भाई देखा जाए, क्योंकि आपका रिलेशन अब बनाना बताना है तो पहले दो खंड 2 को आपका क्या किया जाए, बता दिया जाए। देखिए आपका खंड 2 क्या लिखता है, विशिष्टतया यानी कि स्पेसिफिक तौर पे और पूर्ववर्ती सिद्धांत की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना। पहले इतना शब्द थोड़ा समझने का प्रयास करिए, यानी कि स्पेशली रूप से इसका मतलब ये हुआ कि खंड 2 में आपका कुछ स्पेशल रिलेशन बताए गए हैं, जहां की ये बताया गया है कि एक पक्षकार दूसरे पक्षकार की इच्छा को दबाने या डोमिनेट करने या अधिशासित करने की हैसियत में माना जाए। लेकिन आपका ये विशिष्ट है, मैंने कुछ स्पेशल रिलेशन दिए गए हैं। लेकिन ये भी लिखा है कि पूर्ववर्ती सिद्धांत की व्यापकता पर प्रतिकूल या विपरीत प्रभाव डाले बिना। इसका मतलब ये हुआ कि जो क्लाज 1 है वह व्यापक है। कौन सा व्यापक हो गया, और क्लाज 1 का ही कुछ स्पेशल रूप, कुछ संबंध किसमें दे दिए गए हैं, 2 में। अर्थात इसका मतलब कंसेप्ट ये बनाइए कि क्लाज 1 तो व्यापक है ही, क्लाज 1 में से ही कुछ बातें कि कब कोई कहा जाएगा कि एक पक्षकार दूसरे की इच्छा को दबा सकता है, तो कुछ रिलेशन के बारे में आपका केवल क्या कर दिया गया है, उल्लेख। तो कौन सा खंड व्यापक हुआ, पहला, क्योंकि वो सब में लागू होगा। और कौन सा खंड सीमित हुआ, दूसरा, क्योंकि वो तो दायरा सीमित ही तो बता गया है। तो पहले खंड पर दूसरे का कोई विपरीत प्रभाव पड़ेगा कि नहीं, नहीं पड़ेगा, क्योंकि पहला खंड तो सबके लिए है। दूसरा उसी में से कुछ छांट कर क्या बताएगा, रिलेशन। देखिए प्रभाव डाले बिना यह है कि कोई व्यक्ति किसी अन्य की डिजायर या इच्छा को डोमिनेट करने की स्टेटस या हैसियत या स्थिति या परिस्थिति में समझा जाता है। समझा जाता है मतलब फिर बताइए, माना जाता है। माना जाता है माने कल्पना की जाती है, अनुमान लगाया जाता है, प्रिज्यूम किया जाता है, हिंदी में समझा जाता है, यानी कि डीम्ड इंग्लिश में कहा जाता है।
डिम्ड यानी कि कम माना जाता है। देखिए, दो उपखंड दिए गए हैं। पहला, उस अन्य पर वास्तविक या दृश्यमान प्राधिकार रखता है या उस अन्य के साथ वैश्वासिक संबंध की स्थिति में हो। तो 3 पॉइंट इसमें आपका है। पहला ये है कि एक पक्षकार दूसरे पक्षकार की इच्छा को डोमिनेट करने के स्टेटस में माना जाएगा, कल्पना की जाएगी, समझा जाएगा, जब वह दूसरे पर आपका एक्चुअल रूप से यानी कि वास्तविक रूप से कुछ अथॉरिटी रखता हो। यानी कि पहला पॉइंट इसमें ये बना कि वास्तविक रूप से उस दूसरे पर कुछ क्या रखता है, प्राधिकार यानी कि अथॉरिटी। दूसरा पॉइंट ये मिला कि वास्तविक रूप से तो नहीं बल्कि ओस्टेनेबल रूप से या दृश्यमान रूप से क्या रखता है, कुछ प्राधिकार। और तीसरा आपका बना कि दोनों पक्षकारों की जो संबंध है वह फिसिडुअरी, इसको आपका नहीं इंग्लिश में भी फिसिडुअरी कहा जाता है। हम्म, देख लें भाई। हाँ, फिडुशियरी रिलेशन में है यानी कि वैश्वासिक संबंध में है। इन्हीं तीनों शब्दों को एक एक करके जाना जाता है। पहले हम उठाते हैं वैश्वासिक संबंध। यानी कि वैश्वासिक संबंध में अगर दो व्यक्ति हैं, वे आपस में संविदा करते हैं, तो ये माना जाता है कि एक व्यक्ति दूसरे की इच्छा को दबाने की हैसियत में है। तो कुछ विश्वास का रिलेशन बताइए जहाँ की एक पक्षकार दूसरे पर क्या करता है, बिलीव। तो बताइए, गुरु चेला का जो संबंध है वह विश्वास का है कि नहीं। चलिए आपका, तो गुरु चेला पर आपका जो केस है वह मनु सिंह बनाम उमादत्त पांडे। हो सकता है केस पूछ ले, पूछा नहीं गया है। मनु सिंह बनाम उमादत्त पांडे, मनु सिंह बनाम उमादत्त पांडे। यानी कि और भी विश्वास के रिलेशन है भाई, जहाँ की एक व्यक्ति दूसरे पर क्या करता है, विश्वास करता है। जैसे कि आपका पुत्र पुत्री और माता पिता, माता पुत्र पुत्री माता पिता पर क्या करते हैं, विश्वास। अगर माता पिता पुत्र पुत्री की इच्छा को डोमिनेट कर दें और पुत्र पुत्री से कैसा फायदा उठाएं अनुचित, तो ये संविदा असम्यक असर द्वारा उत्प्रेरित मानी जाएगी। यानी कि विश्वास का संबंध जहाँ है वहाँ आपका एक पक्षकार दूसरे पर ये माना जाएगा कि इच्छा को दबाने की क्या रखता है, हैसियत। तो इसको भाई सीबीसी भी चलाना है आपका, मैंने आपका 40-45 मिनट, तो इसको कल और बताया जाएगा। कल भाई जो लोग कॉन्ट्रैक्ट पढ़ते हैं 10 बजे आएंगे। यानी कि कल आपका 10 बज के 10:15 या 10:20 से नहीं, क्योंकि कल इंग्लिश का क्लास नहीं रहेगा। तो एपीओ का बैच आपका 30-35 मिनट अधिक चलेगा, क्योंकि मेन फोकस एपीओ पर भी करना है। ये अभी हो सकता है लेट आए, कब आए। और प्रयास भविष्य में यह करना है कि जो शेड्यूल बना है भविष्य में बैच को ही बांट दिया जाएगा। एक बैच सुबह केवल प्री के लिए चला जाए और एक बैच जो सेकेंड टाइम में चल रहा है केवल मेंस के लिए। भाई सुबह ही चल पाएगा भाई 2 बैच, शाम को 2 बैच संभव नहीं है। शाम को एक ही बैच जाते जाते लास्ट तक भाई, एक सीमा है बोलने की हमारी भी। आपका ये नहीं है कि चेला जैसे खा पी के क्या हो गया हूँ आपका
हाँ, तो हमारी भी एक सीमा लगातार बोलने की, दिमाग भी काम करना चाहिए। उसमें दिक्कत है कि अगर आप दवा दारू लेकर पढ़ाते हैं तो वो लंबे समय तक टिकेगा नहीं, शरीर नुकसान होगा और बहुत जल्दी आपकी पढ़ाने की जो क्षमता है, कई लोग पढ़ाते हैं, आपका दवा भी आती है कि भूख नहीं लगेगी 12 घंटा, लेकिन 2-4 साल बाद उसका बहुत क्या रहता है। तो यहाँ कोई आपका दवा और दारू नहीं, आपका भोजन करिए सादा और शुद्ध शाकाहारी और पढ़ाइए, तो भले थोड़ा कम चले लेकिन चले तो लंबे समय तक। क्योंकि अभी तो भाई बहुत लड़ाई बाकी है, अभी तो शुरुआत ही लड़ाई की हो रही है। तो भविष्य में बंटवारा कर दिया जाएगा। तो संविधान भाई आपका 3 दिन सीपीसी, 3 दिन संविधान अगले हफ्ते से चलाएंगे और कांटेक्ट हुआ रेगुलर में करेंगे। कांटेक्ट आपका सोमवार से लिखवाया जाएगा, कल तक थोड़ा लेक्चर समझिए ताकि पाठ और राठ क्या किया जाए, अब पढ़ा दिया जाए। तो अभी सीपीसी